प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। बच्चों, आइए हम आगे अध्ययन करते हैं। अभी आपने देखा कि भाषा और आधुनिकता, यानी भाषा में आधुनिकता लाने का प्रयास जो था वो सबसे पहले आके टिकता था बात की साहित्यिक शुद्धिकरण, यानी साहित्य का जो शुद्धिकरण किया जाए तो भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है। लेकिन समस्या ये वहाँ पे आई कि इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अगर कोई ले तो कौन ले। तो हिंदी भाषा के नवीनीकरण या शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने काफ़ी प्रयत्न किया। इसके लिए 1950 में एक आयोग की स्थापना भी की गई जो शास्त्रीय और तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से जाना गया, और इसकी शाखाएं आज भी हिंदी साहित्य के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम किया। राहुल सांकृत्यायन, रघुवीर सहाय जैसे विद्वानों ने भी अपना योगदान इसमें दिया। पर जो भी इस साहित्य शुद्धिकरण का जो कार्य भी प्रशंसनीय कार्य किया गया, वह अभी भी अपने शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे नहीं बढ़ा, यानी वह अपर्याप्त ही है। इसमें सबसे बड़ी समस्या आई, बाधा आई कि इसमें दो प्रकार के वर्ग बाधा डालते हैं। एक वह वर्ग था जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था, और एक वह वर्ग था जो किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से प्रस्तुत करना चाहता था। लेकिन इन अवरोधों को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अभी आपने देखा कि किस तरह से हम उन बाधित तत्वों को हटाकर अपना कार्य, अपना काम सुचारू बना सकें, यह प्रयास कर सकें। ये आयोग जो बनाए गए थे, शास्त्रीय तकनीकी शब्दावली आयोग, हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसे संस्थाएं, ये उन बाधित तत्वों को हटाकर अपना काम सुचारू बना सकें, ऐसी हम आशा करते हैं। आपने यहाँ तक देखा। अब यहाँ देखिए, आगे हम अध्ययन करते हैं विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है। यानी वे विदेशी शब्द कुछ ऐसे विदेशी शब्द हैं जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, और हम कर रहे हैं, करे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं है, हमने किया भी है। खास तौर पर ये शब्द जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वस्तु सूचक शब्द और दूसरा होता है भाव सूचक शब्द। ठीक, देखिए, विज्ञान की प्रगति निरंतर, आप जानते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो विज्ञान की रोज नई नई खोजें हो रही हैं, विज्ञान प्रगति कर रहा है, नई नई आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। तो जिस तरह से आवश्यकताएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे हम आविष्कार करते जा रहे हैं, और उन्हें हम एक नई संज्ञा, एक नया नाम देते हैं, और एक नया शब्द निकल के आता है जिसे अपने शब्दावली में हम शामिल करते हैं। इस तरह से भाषा में नवीनीकरण हो रहा है। यहाँ देखिए, रेड्डी लिखते हैं, प्रोफेसर रेड्डी लिखते हैं कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी भी एक नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा, एक नया नाम दिया जाता है, एक नई पहचान दी जाती है। जिस देश में उसकी रचना होती है, सृष्टि की जाती है, जिस देश में उसे बनाया जाता है, वह देश ही उस आविष्कार के नामकरण के लिए एक नया शब्द बनाता है, और वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस वस्तु को समझने में ही बड़ी परेशानी हो जाएगी। उदाहरण के स्वरूप में यहाँ बताया गया कि जैसे रेडियो, टेलीविज़न और स्पुतनिक जहाज जैसा शब्द एक नया आया। प्रायः सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। जैसे और एक उदाहरण देखिए, जैसे सीढ़ी लगाना, एक शब्द आया, सीढ़ी लगाना। अब सीढ़ी लगाना अगर कहा जाए तो आप जानते हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए अनादि काल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, और वो था सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति जब हुई तो उसने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण कर दिया, जैसे लिफ्ट हो गया, एलिवेटर हो गया, एस्केलेटर हो गया। ठीक है, एलिवेटर होता है, सीढ़ी नुमा होता है, जिसे रेलवे स्टेशनों पर लगाया जाता है। एक सीढ़ी पर खड़े हो जाइए और ये सीढ़ी ऊपर तक आपको उठाती हुई छत तक लेकर चली जाती है, आपको चलना नहीं। एस्केलेटर क्या होता है? एस्केलेटर मतलब जमीन खिसकती है, एक जगह आप खड़े हो जाइए, जमीन खिसक कर दूसरी जगह पहुंच जाएगी। भारतीयों के लिए एक शब्द बिल्कुल नए शब्द हैं, और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते हैं। इस स्थिति में उन शब्दों को ठीक वैसे का वैसा ही ग्रहण करने में कोई बाधा हमें होनी नहीं चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषा में अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया, और अंग्रेजी से रूसी भाषा ने भी अपनी भाषा में ऐसे बहुत से शब्दों को शामिल कर लिया। कभी कभी हम देखते हैं कि
एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते हैं। ठीक है, उस स्थिति में अपनी भाषा में भी उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग हमें करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ लिखा गया कि जैसे उष्ण एक भाव है। अब आप उष्ण माने क्या समझते हैं? गर्मी। उष्ण माने क्या होता है? गर्मी। यानी जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम उष्मा कहते हैं, यानी उसकी गर्मी के विषय में कहना है तो उष्मा कहते हैं। और परिणाम के संदर्भ में परिणामतः हम उसी शब्द को ताप के रूप में भी समझते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा और ताप इनमें उतना अंतर नहीं है जितना अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु यानी कठिन या विपरीत प्रतीत हो सकते हैं, वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्वप्रचलित हो जाते हैं। नवीनीकरण में कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हुआ हो, उस प्रक्रिया में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य क्या है? सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। यानी जो भी अभिव्यक्त किया जाए, जो भी हम बोलें भाषा के माध्यम से, वह एकदम सुंदर, स्पष्ट, यानी एकदम से स्पष्ट होना चाहिए। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे, यानी ऐसा बोला जाए कि सामने वाला उसको स्पष्ट सुन ना सके या समझ ना सके, तो वह भाषा बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है। नए शब्दों के निर्माण में भी हमें यही सोचना चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज़ के विषय में पहले से जानकारी रखते हैं और उस वस्तु के विषय में हमारी धारणा नेगेटिव बन गई है, नकारात्मक बन गई है। अब कितना ही हम दूसरा व्यक्ति उस शब्द को या उस वस्तु के विषय में हमको, विशेषता के विषय में हमको बताए, पर हमारी जो सोच उस वस्तु के प्रति बनी हुई है, उसी से प्रेरित होने के कारण हम नया कुछ उस विषय में सुनना, जानना या समझना नहीं चाहते हैं। इसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। यानी हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस भाषा की, उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त यानी स्वतंत्र रूप से विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही है, आप जानते हैं, और उसका भाव क्या रहा? दासता की निशानी। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी भाषा को विदेशी भाषा, अंग्रेजों की भाषा मानते हैं और यह भी कहते हैं कि अंग्रेज आखिर अंततः भारत से चले तो गए, लेकिन अपनी भाषा यहीं छोड़ गए। ठीक है, तो अभी भी बहुत से लोग अंग्रेजी का विरोध करते हैं, लेकिन आप जानते हैं विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो मंदारिन भाषा है, चीनी भाषा है। लेकिन अगर व्यावहारिक भाषा के रूप में अगर हम देखें तो अंग्रेजी ही सबसे अधिक व्यवहार में आ रही है। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले यदि त्यागना आरंभ कर दें तो हिंदी भाषा सहज भाषा ना रहकर एकदम बनावटी लगने लगेगी। यानी हिंदी भाषा बड़ी ही कटु और कर्णकटु लगने लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं इसे खरी बोली कहा ही जाता है। खड़ी बोली के रूप में खरी बोली कहा जाता है, यानी बहुत ही खरी बोली इसे माना जाता है। ठीक है, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की या आचार्यों की दिमागी कसरत बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है, जनता से है। यानी कोई भी भाषा जितना ही प्रयोग की जाएगी, जनता के द्वारा उसका प्रयोग किया जाएगा, वह भाषा उतना ही ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें, यानी जहाँ उनको बनाया गया है वहीं के वहीं रहें और कहीं भी उनका प्रयोग ना किया जाए, तो उसके पीछे यानी उस शब्द के निर्माण के पीछे जो उद्देश्य रखा गया है उन पर कुठाराघात होगा। इसलिए इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषण के कई माध्यम, यानी भाषा को दूसरे तक पहुंचाने तक का कोई माध्यम बनाया गया है। जैसे दृश्य श्रव्य माध्यम, वैज्ञानिक कथा साहित्य, यानी ये टेलीविजन, वही टीवी वाली बात हो रही है, वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है और जनता में इस चेतना को उजागर करने का दायित्व शिक्षित समुदाय और सरकार का होना चाहिए। यानी
उस भाषा को, शब्द को अधिक से अधिक लोगों तक तो कैसे पहुंचाया जाए, इसका प्रयास सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, शिक्षित समुदाय के द्वारा किया जाना चाहिए। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यावहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार की भी आवश्यकता है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान भी जुड़ा हुआ है। यानी अगर कोई भाषा प्रयोग की जा रही है तो निश्चित तौर से उसमें लिपि संबंधी सुधार की आवश्यकता भी आती है, लिपि संबंधी सुधार भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाषा अगर वो कठिन भाषा है, वो शब्द कठिन है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको वैसे का वैसा ही प्रयोग कर लिया जाए। यानी उसमें लिपि संबंधी सुधार भी होने चाहिए, उसका मानकीकरण होना चाहिए, मानकीकरण किया जाना चाहिए। इस तरह से भाषा और आधुनिकता के संदर्भ में अगर हम संक्षेप में कहें तो भाषा में आधुनिकता क्या चीज़ होती है, तो संक्षेप में हम कहें तो नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को अगर व्यवहारिकता प्रदान कर दी जाए तो उसे हम भाषा में आधुनिकता लाना कहते हैं। यदि इसी परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि केवल आधुनिक युगीन यानी आज की वर्तमान समय की विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, बल्कि नए पारिभाषिक शब्दों को तथा नूतन यानी नई शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। यानी अपनी विचारधारा में नए नए पारिभाषिक शब्द, नूतन शैली प्रणाली और नई भाषा को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, क्योंकि व्यावहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। अगर वो भाषा व्यावहारिक नहीं होगी, जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाएगी तो निश्चित तौर से वह भाषा बहुत अधिक समय तक टिकने वाली नहीं है। नए शब्द, नए प्रयोगों का पाठ्यपुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक तथा शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में उस भाषा का प्रयोग होना आवश्यक है। तभी वह भाषा अपने जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाषा का निर्माण किया गया वह अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। यानी जब हम ये सोच लेंगे कि हमें अपने व्यावहारिकता में, यानी जब भी हम बातचीत करें, कहीं भी हम बोलें, कोई भी बात करें, कोई भी भाव व्यक्त करें, तो उसमें हम नए माने परंपरागत शब्दों को छोड़कर नए शब्दों का हम प्रयोग करें, अधिक से अधिक प्रयोग करें। यानी हमारा ये हमेशा ख्याल रहे कि हम जब भी बातचीत करें, एक दूसरे से, मित्रों से बातचीत करें, किसी से भी बातचीत करें, तो उसमें हम नए नए शब्दों का प्रयोग करें। आप जानते हैं पर्यायवाची शब्द बनाए गए, एक ही अर्थ को प्रतीत कराने वाले कई शब्द बनाए गए हैं जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, समानार्थ देने वाले शब्द कहते हैं। तो हम जब भी बात करें कि अगर वही शब्द, वही अर्थ, कोई किसी शब्द का कोई अर्थ आ रहा है, तो जैसे आँख है तो कभी हम नेत्र का प्रयोग कर लें, कभी चक्षु का प्रयोग कर लें, कभी नयन का प्रयोग कर लें, ठीक है। तो इस तरह से हम जब नए नए शब्दों का, नई मतलब एक ही अर्थ को प्रदान करने वाले नए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बातचीत में आधुनिकता अपने आप आ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भी कहना चाह रहे हैं कि अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे हम अपनी भाषा को, तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी।